क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इस चैप्टर के अंदर बच्चों ने बहुत सी नई चीजों के बारे में सीखा था, राइट। इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन ने सीखा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है इसके बारे में अपन ने सीखा था। साथ ही में अपन ने ये भी बात की थी कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम जो होता है वो किस किस अप्रोच के थ्रू होता है, राइट। आज के इस वीडियो के अंदर अपन इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल शॉर्ट में समराइज करने वाले हैं। Clear? So hello everyone, this is me Ayushi and I welcome you all to Score Shala. इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस पूरे चैप्टर की समरी। तो क्विकली इसको अपन स्टार्ट करते हैं और जल्दी से समझते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर किन किन चीजों के बारे में बात करी थी। तो जब भी अपन बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो यही होता है कि हमें ये समझना होता है कि शॉर्ट रन पीरियड कौन सा होता है ना। क्योंकि अक्सर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पीरियड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहती है, राइट। यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। वहीं पे जब अपन लॉन्ग रन की बात करते हैं तो वहां पे टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है, वहां पे आप टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर सकते हो। वो पीरियड इतना बड़ा होता है कि वहां पे टेक्नोलॉजी इजीली चेंज की जा सकती है। लेकिन शॉर्ट रन या फिर शॉर्ट पीरियड वो टाइम होता है जिसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है और इतने छोटे टाइम पीरियड के इतने कम टाइम पीरियड के अंदर आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हो। फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा चलिए ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब अगर हमें हमारे आउटपुट को बढ़ाना हो या कम करना हो तो हम किन चीजों की मदद से ये कर पाएंगे। तो शॉर्ट रन के अंदर जो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी होती है वो होती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। मैं वापस बोलूंगी, शॉर्ट रन के अंदर जो पूरी पूरी डिपेंडेंसी होती है कि आउटपुट कितना होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, ये पूरी पूरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर, राइट। अगर शॉर्ट रन के अंदर प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दें तो वो उस ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो काम देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई प्रोड्यूसर ये चाह रहा है कि उसको आउटपुट अपना कम करना है तो वो क्या करेगा? वो एम्प्लॉयमेंट को कम कर देगा, ठीक है। सो कुल मिलाकर के अगर इसको बिल्कुल नटशेल के अंदर अगर अपन बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है और अगर आउटपुट को हमें बढ़ाना होता है या कम करना होता है तो वो पूरा पूरा डिपेंड किस पे होता है? एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये बात आपको सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर सबसे मेन जो बात है ना वो यही है। इसको एक बार आप समझ लो, उसके बाद में धीरे धीरे करके अपन सारी चीजों पे समझ लेंगे, बात कर लेंगे, ओके। चलिए, सो शॉर्ट रन रेफर्स टू द पीरियड अंडर व्हिच टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो शॉर्ट रन वो पीरियड है जहां पे टेक्नोलॉजी जो होती है वो कैसी होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है, एज वेल एज it does not plays any role in determining the level of output in an economy। यानी कि इकोनॉमी के अंदर कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा इसके ऊपर टेक्नोलॉजी का कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट रन, जब हम शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का कहीं कोई रोल नहीं होता है ये चीज डिसाइड करने में कि भाई इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज the output is determined with the level of employment। अभी मैंने आपको यही बताया कि आउटपुट फिर किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा। सो आउटपुट इज डिटरमाइंड विद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। That means the higher the rate of employment implies the higher level of output and vice versa। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा एंड वाइस वर्सा, यानी कि जितना कम एम्प्लॉयमेंट होगा उतना कम क्या होगा? आउटपुट होगा। सो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की शुरुआत में। देयर इज अ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखो, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। यानी कि जब आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा, जब आप एम्प्लॉयमेंट को कम करोगे तो आउटपुट भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप के नाम से अपन इसे जानते हैं। सो देयर इज अ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। Therefore, the rate of employment increases with the increase in the rate of output, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपको आउटपुट बढ़ाना है तो उससे जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे कि वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। In the words of J.M. Keynes, a period of time during which level of output is determined exclusively by the level of employment in the economy is termed as short run. So short run क्या होता है? According to J.M. Keynes, ये वो period of time होता है जहां पे इकोनॉमी के अंदर आउटपुट किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है? It is determined through employment level of the economy. Clear? So, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। सो अपन ने जब चैप्टर पढ़ा था तो अपन ने दो अप्रोचेस के बारे में बात करी थी। पहले अपन ने देखी थी AS इज इक्वल्स टू AD अप्रोच, और फिर अपन ने बात करी थी S इज इक्वल्स टू I अप्रोच की। ठीक है, AS क्या होता है बच्चों? एग्रीगेट सप्लाई। AD क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। पहले मैं आपको समझाऊंगी एग्रीगेट डिमांड के बारे में, फिर अपन बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये समराइज वर्जन है इस चैप्टर का, तो कहीं ना कहीं आपको इतनी बारीकी जो है ना इस चैप्टर की वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। बट ठीक है, अपन क्योंकि यहाँ पे हर चीज कनेक्ट करते जा रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। जो चलिए, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की जब अपन बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? देखो, एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल। ठीक है, अब टोटल डिमांड क्या है? यानी कि भाई किसी एक प्रोडक्ट की हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, यानी कि किसी एक प्रोडक्ट से मेरा मतलब है, जैसे सपोज अपन करते हैं मार्कर, तो जब अपन टोटल डिमांड को कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इस मार्कर की टोटल डिमांड कितनी है इकोनॉमी में, नहीं। जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गई हैं, है ना, उनकी कितनी डिमांड की गई है उसी को अपन एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी कितनी डिमांड है वही आपकी टोटल डिमांड काउंट होती है और उसी को आप एग्रीगेट डिमांड कहते हो। अब अपन बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। सो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि जो प्रोड्यूसर्स क्या प्लान कर रहा है कि उसे उस अकाउंटिंग ईयर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, उसी को आप एग्रीगेट सप्लाई कह देते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज जो कि मैं आपको मतलब बिल्कुल ध्यान दिलवाना चाहूंगी वो ये है कि यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है अपन उन सबको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, अब जहां पे ये एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में मिल जाते हैं, जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कहलाता है। अब ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है बच्चों, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से मेजर करते हैं एक्चुअली? सो इसको अपन मेजर दो अप्रोचेस के थ्रू करते हैं और वो दोनों अप्रोचेस ये रही। तो मुझे अब लगता है कि अब आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अब अपन AS इज इक्वल्स टू AD को क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा अपन बात करते हैं। सबसे पहले AS इज इक्वल्स टू AD अप्रोच है। सो दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम इनकम। अब इस अप्रोच के और कौन कौन से नाम है इस पे जरा फोकस कर रहे हैं हम। सो इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इस अप्रोच को हम इन तीन नाम से भी जानते हैं। Now, under this, the point of equilibrium is the point where aggregate demand of the economy is equal to the aggregate supply in the economy. So, अगर इसको ग्राफ के थ्रू हम समझें तो ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो कभी भी जब भी ग्राफ बनाओ तो कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना, हमें जो भी मेरा एक्सिस है, ओरिजिन है, इसको मेंशन करना हमें जरूरी होता है। ऑलराइट, सो ये है बच्चों आपकी एग्रीगेट डिमांड, ये क्या है? ये है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। अब जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही पॉइंट आपका क्या हो जाता है बच्चों? इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाता है। ये आपका कुछ भी कह लीजिए, इक्विलिब्रियम इनकम कह लीजिए, GDP कह लीजिए, आउटपुट कह लीजिए। आउटपुट अपन यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं एज एन आउटपुट। ओके, क्लियर? सो अब यहाँ पे इस ये जो दो लाइन है इसको जरा आप अपन रीड करते हैं। So under this approach, the point of equilibrium is the point. अब point of equilibrium वो point होता है where aggregate demand of an economy, जहाँ पे aggregate demand economy की equal होती है to the aggregate supply of the economy. इसी को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? इसी को ही अपन बोलते हैं AS is equals to AD, right? In other words, the sum total of expenditure that all the buyers are likely to do in an economy is equal to the total output that a producer is willing to produce or supply. अब तो यहाँ पे ना
देखो चीज क्या होती है कि कान चाहे आप ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे हाथ घुमा करके पकड़ो, ठीक है। तो बात हमें क्या करनी है, बात हम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। अब चाहे आप इसको इस फॉर्मेट में समझ लो चाहे इसको आप इस फॉर्मेट में समझ लो। एग्रीगेट डिमांड की अगर अपन बात करें तो एग्रीगेट डिमांड अगर किसी चीज की हो रही है, एग्रीगेट की भी नहीं बात करते, हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड कैसे क्रिएट हो रही है उस प्रोडक्ट की, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उस प्रोडक्ट पे क्या किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है। और खर्चा करने की बात करें या फिर उसकी डिमांड क्रिएट करने की बात करें, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, राइट। चाहे आप एक्सपेंडिचर करने की बात कर लो उस पर, चाहे उसकी डिमांड क्रिएट करने की बात कर लो, हमारा मोटिव तो एक ही है ना कि हम एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम उस पर खर्चा कर रहे हैं। खरीदने का मतलब क्या है कि हम उस पर खर्चा कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। डिमांड क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हम उसको हमारे घर लेके आएंगे, हम उसको खरीदेंगे, उसको यूज करेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं तो बिल्कुल एक ही, राइट। अब दूसरी चीज ये है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो सप्लाई कर रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है कि वो कितना विश कर रहा है प्रोड्यूस करने का। अब ऐसा तो कोई प्रोड्यूसर होता नहीं है, या आपने भी कभी ऐसा कोई प्रोड्यूसर सुना नहीं होगा कि जो कि फ्री फंड में प्रोड्यूस कर करके अपने फैक्ट्री में अपने घर में इकट्ठा कर रहा है सामान। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होगा तो उसको खुद को लॉस होगा, और कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा लॉस फेस करना नहीं चाहेगा जब वो पैसा लगा के प्रोड्यूस कर रहा हो, राइट। तो प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करता है तो उसका मेन एम क्या होता है कि भाई जो भी वो प्रोड्यूस करे, जितना भी वो प्रोड्यूस करे, वो सारा का सारा मार्केट में सेल आउट हो जाए, ठीक है। फिर अब यहाँ पे वो क्या करता है कि डिमांड को देखते हुए मार्केट में उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितना लोग उसे पसंद कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि लोग उसके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब सॉरी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोड्यूस करे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो इस चीज का बहुत ध्यान रखता है कि उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड क्रिएट हो रही है, लोग कितना उस पर पैसा खर्च करना पसंद कर रहे हैं। अगर लोग उसको बहुत डिमांड कर रहे हैं, लोग उस पर पैसा खर्च करना पसंद कर रहे हैं, तो वो अच्छा खासा अमाउंट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो चीजें हैं कि खर्चा करना और प्रोड्यूस करना, इन दोनों चीजों को यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है इस चीज के अंदर मेंशन किया है। अब जरा इसको देखिएगा। सो इन द अदर वर्ड्स, द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट ऑल द बायर्स आर लाइकली टू डू। सो अब देखो यहाँ पे इसको अपन एक और पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सपोज करो कि कोई प्रोड्यूसर है और वो प्रोड्यूसर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाह रहा है, ठीक है। और जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो भी 10 यूनिट्स डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, 10 यूनिट्स पे वो खर्चा करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया उतना बायर्स ने एक्सपेंडिचर किया, उस पर उसकी डिमांड क्रिएट की। तो यहाँ पे अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक कर सकते हैं, राइट। अगर प्रोड्यूसर ने सिर्फ 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी और डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स की है, तो क्या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं है। अगर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिए 10 यूनिट्स और डिमांड सिर्फ 5 यूनिट्स की है, तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है? तो यहाँ पे भी नहीं है। सो कुल मिलाकर की बात सिर्फ इतनी सी है कि जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उतना अगर बायर विश कर रहा है बाय करने का, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसिडर हो जाता है, ठीक है। So, the sum total of expenditure that all the buyers are likely to do in an economy is equal to the total output that a producer is willing to produce or supply. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। अब यहाँ पे चाहे आप ये वाली बात को अच्छे से समझ लो, चाहे आप ये वाली बात को अच्छे से समझ लो, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज को शो कर रही है। ये बात से ये वाला जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि इकोनॉमी में जब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक कर जाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम है। ये इतना कह रहा है कि जब जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही बायर उसको बाय करने की इच्छा रख रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो बात तो दोनों एक ही हुई ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझा सकते हो। सो अंडर दिस, Keynes considered AD as a principle for determining the equilibrium income, as AS is perfectly elastic owing to the excess capacity in an economy. अब यहाँ पे भी ना ये दो लाइन की जो यहाँ मतलब दो लाइन यहाँ पे जो लिख रखी है ना, इसके अंदर आपको मैं बहुत सी चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं AS से। सो हमने ये मान के चल रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कैसी है, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यह है कि भाई हाँ, जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगी वैसे वैसे जो सप्लाई है वो बढ़ सकती है, जैसे डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम भी हो सकती है, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग सप्लाई जो है वो वर्क कर जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि हमारे पास में भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज हैं, हम जितनी डिमांड क्रिएट होगी उतना हम सप्लाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे भी ऊपर अगर डिमांड क्रिएट हो रही है तो सप्लाई भी इतनी ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा जो बोझ है वो किस पे आ पड़ा है, एग्रीगेट डिमांड पे आ पड़ा है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का तो अपन को साफ साफ पता लग गया कि वो तो परफेक्टली इलास्टिक है, जितना लोग डिमांड करेंगे उतना सप्लाई इजीली हो सकती है। अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है कि डिमांड कितनी बढ़ेगी या कम होगी। अगर आप बस इतनी देखो, बाकी सारी चीजों को आप बिल्कुल अगर एक बार को दिमाग से निकाल दें और आप सिर्फ अपने दिमाग में क्लियर ये रखें कि एग्रीगेट डिमांड एक तरफ, एग्रीगेट सप्लाई एक तरफ। अब इन दोनों को अगर अपन एक एक करके उठाएं, एग्रीगेट सप्लाई का हमने समझ लिया कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, जितनी डिमांड होगी, जितनी भी कम होगी ज्यादा होगी, उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई का सिंपल सा रोल है। अब अपन बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। सो एग्रीगेट डिमांड के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, एडी एज प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम इनकम, कि अब ये इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा, इसका सारा का सारा प्रेशर किसके ऊपर पड़ गया है, एग्रीगेट डिमांड पे पड़ गया है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई तो अपने आप डिमांड के अकॉर्डिंग खुद को मूव कर सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है इकोनॉमी के अंदर, है ना। लेकिन मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। क्लियर, चलिए। सो which means equilibrium can only be shifted, यानी कि जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ किसके बलबूते पे शिफ्ट कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड के बेसिस पे हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर कह लो या एग्रीगेट डिमांड कह लो, इट्स द सेम थिंग, डन बाय द बायर्स, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन चल रहा होता है, द लेवल ऑफ एडी इज लेस, तो उस टाइम पे डिप्रेशन की सिचुएशन में क्या होता है, डिप्रेशन की सिचुएशन में लोगों के पास में पैसा नहीं हो, मतलब वो डिमांड क्रिएट नहीं करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो जो एग्रीगेट डिमांड है, जो टोटल डिमांड है, टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है डिप्रेशन की सिचुएशन में वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, सो द लेवल ऑफ एडी इज लेस ड्यू टू विच द प्रोडक्शन रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। अब जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन की सिचुएशन है, ठीक है, लोग डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर के पास में जो भी प्रोड्यूस्ड स्टॉक रखा हुआ है वो अनयूटिलाइज मतलब रह जाएगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा, वो स्टॉक ऐसे के ऐसे रखा रह जाएगा, राइट। एंड व्हेन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन गेट्स ओवर, और जैसे ही वो डिप्रेशन का पीरियड खत्म होगा, प्रोड्यूसर उसी स्टॉक को मार्केट में सेल आउट कर देगा। ओके, सो वंस द पीरियड ऑफ डिप्रेशन गेट्स ओवर एंड देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एडी एंड द लेवल ऑफ एएस इंक्रीजेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 3-4 लाइन है ना, ये तो सिर्फ एज एन एग्जांपल आपको बताया है कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड जो है वो खुद को ऐसे मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करने के लिए वो खुद को बढ़ा सकता है। लेकिन सप्लाई का ऐसा है, सप्लाई बहुत ही इलास्टिक है, सप्लाई बिल्कुल फ्री है। डिमांड जब क्रिएट होगी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जब डिमांड नहीं है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, तो स्टॉक रखा हुआ है प्रोड्यूसर का, ठीक है, सप्लाई उस टाइम पे कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही डिप्रेशन का पीरियड खत्म होगा और लोग डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वही स्टॉक को क्या कर देंगे, मार्केट के अंदर रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के द थिंग इज दैट एग्रीगेट सप्लाई खुद को ढाल सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, और जो डिमांड है उसके ऊपर पूरा प्रेशर होता है किस चीज का, इक्विलिब्रियम इनकम को फिक्स करने का। अब ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए काफी बार क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि जैसे ना ये आपका क्या है, ये एडी है और ये आपका क्या है, ये एएस है। एएस को जनरली हम ऐसे ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब एडी कम भी हो सकती है और एडी आपकी ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी अपन देखेंगे। और इस चैप्टर के अंदर अपन ने बेसिकली एक चीज देखी है, इन्वेस्टमेंट, कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एडी कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज अभी अब आगे अपन देखेंगे मल्टीप्लायर के अंदर, मैं अभी आपको समझाऊंगी इसको पूरे अच्छी तरीके से। बट आपको कुल मिलाकर के बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपकी एडी है उसको आप शिफ्ट कर सकते हो और आपकी जो एएस है वो आपका उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेगा। क्लियर? तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज AD is equals to AS और Y is equals to AD। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, ये लिखा है that AD is equals to AS और Y is equals to AD।
ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो कि आपको बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर देना है, बिठा देना है कि चाहे आप एग्रीगेट सप्लाई कह लो, चाहे आप इनकम कह लो, ये दोनों एक ही चीज होती है। एग्रीगेट सप्लाई ही क्या बनती है बच्चों? नेशनल इनकम बनती है, ठीक है। क्योंकि अब इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा एक ऐसा इसका डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो नेशनल इनकम का ही एक दूसरा नाम है। आप ये चीज कह सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई किसका दूसरा नाम है? इनकम का दूसरा नाम है। कैसे? अब एग्रीगेट सप्लाई के अंदर जब प्रोड्यूसर एग्रीगेट सप्लाई बनाता है, मतलब सप्लाई जब करता है, प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन वो ऐसे तो नहीं है कि अकेले अकेले कर लेता होगा, उसको लेबर की भी जरूरत पड़ती होगी, उसको लैंड की भी जरूरत पड़ती होगी, कैपिटल की भी जरूरत पड़ती होगी। तो इन सबको ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से जब ये प्रोडक्शन करता है तो बदले में इनको क्या देता है? इनकम देता है। तो वही चीज क्या बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। और यही चीज ये सारा प्रोडक्शन होने के बाद उसकी प्राइस क्रिएट होती है, जो कि नेशनल इनकम की मदद से जो कि जितने भी लोग हैं वो उसको पे कर पाते हैं, मतलब खरीद पाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के इट्स अ सर्कल, ठीक है। तो इसी चीज को बस आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई का दूसरा नाम क्या है? इनकम। तो चाहे आप एएस लिख दो, चाहे आप वाई लिख दो, इट्स द सेम थिंग। काफी जगह आपको AS/Y देखने को मिलेगा, काफी जगह आपको AS इज इक्वल्स टू वाई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इट्स द सेम थिंग। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? AD इज इक्वल्स टू AS, है ना, और Y इज इक्वल्स टू AS। तो यहाँ पे Y इज इक्वल्स टू AD जी। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चाहे आप Y कह लो, चाहे आप AS कह लो, इट्स द सेम थिंग। तो इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो या फिर इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। अगर अपन ने ये चीज समझ ली तो फिर अपन बिल्कुल भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू Y कैसे आ गया। हमें पता है कि इनकम को ही हम दूसरी तरीके से कैसे देखते हैं? एग्रीगेट सप्लाई के फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक टेबल है जिसके थ्रू आपको समझाएंगे कि क्या है, किन चीजों के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो इनकम, एक तरफ आपके पास में क्या है? इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड AD। सो देखो, मैंने आपको बताया था सबसे माइनर, सबसे छोटी चीज से शुरू करती हूँ, ठीक है। तो जब अपन इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी विच इज autonomous, okay, autonomous consumption। क्या होता है autonomous consumption? So बच्चों, जब हमारी इनकम 0 होती है और उस पॉइंट पे जो भी हम कंजम्पशन करते हैं, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। समझना, हमारी इनकम जब भी 0 होगी तो उस पॉइंट पे ऐसा तो नहीं है ना कि हम भूखे रहेंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे उधार मांगेंगे, चाहे हम हमारी पूरी पुरानी सेविंग्स का यूज करेंगे, हम हमारा पेट तो एटलीस्ट भरेंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन तो डेफिनेटली होगा। तो जब आपकी इनकम 0 होती है और उस पॉइंट पे आप कंजम्पशन करते हो तो उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है। ओके, अब इस टेबल के अंदर आपको बड़ा ही क्लियरली ये चीज शो हो रही है, देखो। तो इनकम जब आपकी 0 है तो कंजम्पशन आपका 10 है, इसी को अपन ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। एक और चीज जो कि मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी वजह से इस पूरी टेबल के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। सो देखो, एग्रीगेट डिमांड, मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, ये मैंने आपको बताया था। टोटल डिमांड ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इसी को ही आप क्या कहते हो? एग्रीगेट डिमांड कहते हो, ठीक है। अब ये हम कौन से सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं बच्चों टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की, ओके, ऑलराइट। सो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को अपन कंसिडर करें। अब इस चैप्टर के अंदर अपन ने टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी को ही कंसिडर किया है। अब क्योंकि ये टू सेक्टर है तो यहाँ पे हिंदी में बोल दो चाहे
यहाँ पे 2 ही सेक्टर होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे 2 सेक्टर? एक होगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर, ओके, और एक होगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर जब डिमांड क्रिएट कर रहा है, बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को, हाउस होल्ड सेक्टर जब डिमांड क्रिएट कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से कर रहा है। हम हाउस होल्ड के अंदर आते हैं ना, हम लोग जब पैसे खर्च करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जब भी डिमांड क्रिएट करता है तो यहाँ पे पर्पस बिल्कुल क्लियर है, फॉर द कंजम्पशन पर्पस। क्लियर? अब अपन आते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर जब भी पैसा खर्च करता है तो वो किस चीज के ऊपर करता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर, आप ये इसको मतलब ऐसे मत सोचिएगा कि यार ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। देखो, लॉजिकल चीजें तो हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल स्टैटिक होती है, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये ऐसा ही है, इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से ही समझना होगा कि भाई 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर अगर प्रोड्यूसर पैसा खर्च कर रहा है तो वो अंधा धुंध किसके लिए कर रहा होगा? इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही कर रहा होगा। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके से दिमाग लगाने की जरूरत है, बस आपको फिक्स अपने दिमाग में ये चीज फिट कर देनी है, ठीक है। तो ये किस पर्पस के लिए कर रहा है? सो ये कर रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। सो एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके? C प्लस I, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं बच्चों? एग्रीगेट डिमांड बना देते हैं, ठीक है। फिर एक चीज और थी जो कि मुझे आप लोगों को बतानी थी, वो ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ग्रीन पेन ले लेती हूँ। तो एक चीज और थी जो कि मुझे डिस्कस करनी थी, वो ये है कि अपनी जो इनकम होती है ना, इनकम जो होती है अपनी वाई, तो इनकम को हम 2 तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे? या तो हम उसको कंज्यूम कर लेंगे, मतलब इनकम का कुछ पोर्शन या तो हम कंजम्पशन में यूज कर लेंगे या फिर अपन उसको सेव कर लेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमारी इनकम के 2 पार्ट्स होते हैं, ईदर इट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इट इज यूज्ड फॉर सेविंग्स, ठीक है। अगर आज मेरे पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से अगर मैंने 60 रुपए का कुछ खा लिया तो बचा हुआ पैसा मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया। तो ये हम इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो इनकम के भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, C और S, ठीक है। तो ये भी आगे काम आएगा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे किस तरीके से काम आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, पर ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ इस टेबल पे। सो एक तरफ आपके पास में आपकी इनकम है, एक तरफ आपके पास में आपका कंजम्पशन है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो कि कांस्टेंट है, और ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार थोड़ा सा आप इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप है, इसको जरा सा आप स्टडी करो। सो जब इनकम 0 थी, इस टाइम पे कंजम्पशन कितना है बच्चों? 10 है। और जब इनकम 0 होती है और जब उस टाइम पे जो कंजम्पशन किया जाता है उसे अपन ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, ये हमने समझ लिया। अब क्या हुआ? इनकम क्रिएट हुई। अब इस पॉइंट पे क्या है कि मेरी इनकम से ज्यादा मेरा क्या है? कंजम्पशन है, ठीक है। मेरी इनकम से ज्यादा क्या है बच्चों? मेरा कंजम्पशन है। फिर क्या हुआ? जितनी मेरी इनकम थी वो सारी की सारी मैंने कंज्यूम कर ली, ठीक है। फिर क्या हुआ? वापस मेरी इनकम बढ़ी। अब चेंज सिर्फ इतना सा है कि अब मैं मेरी पूरी इनकम का पोर्शन कंजम्पशन में यूज नहीं कर रही हूं, अब मैं कुछ पोर्शन सेविंग करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरी इनकम 30 रुपीज हो गई तो मैंने उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज ही कंजम्पशन पे यूज किए, बचे हुए 5 रुपीज मैंने क्या कर लिए? सेव कर लिए, ठीक है। वापस यही प्रोसीजर आएगा। जब मेरी इनकम 40 रुपीज हुई तब भी क्या हुआ? मैंने सिर्फ 30 रुपीज यूज किए और मैंने सेविंग थोड़ी सी बढ़ा दिया, मैं 10 रुपए सेव कर रही हूँ। फिर 50 हुई तो 35। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे तो जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशन किया मैंने, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसे कहते हैं। फिर ये हुआ कि मेरी इनकम से ज्यादा मैंने कंजम्पशन किया। फिर क्या हुआ कि फिर जितनी मेरी इनकम थी उतना मैंने कंजम्पशन किया। फिर क्या हुआ? मेरी इनकम का सिर्फ कुछ ही पोर्शन मैंने कंज्यूम किया, बाकी मैंने सेव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको अपने ऊपर लेकर के आप देख सकते हो कि यार जब मेरे पास में पैसे नहीं थे तो मैंने मेरे दोस्त से मांग करके पेट भर लिया। फिर जब मेरे पास में पैसे आए तो जितने आए उतने मैंने सारे उड़ा दिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगली बार से ही बेवकूफी नहीं करनी है। अगर मेरे पास में पैसा आता है तो मुझे उसका कुछ पोर्शन तो यार आगे के लिए बचा के रखना ही पड़ेगा। तो फिर जब आपकी इनकम बढ़ी, आपके पास में पैसा आया तो आपने थोड़ा सा कंज्यूम किया जितना आपको करना था,
और बाकी आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो ह्यूमन होता है ना, जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो इसी तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो ये आपको, मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई डाउट होगा अगर आप इनकम और कंजम्पशन के बीच का बिहेवियर अगर आपने समझना है तो। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ने आपको बताया कि ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ओके, सो अब अपन एडी, मैंने आपको बताया एडी किस किस के बीच का होता है। एडी के दो कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई। ठीक है, तो यहां पे सी और आई को प्लस कर दो, सी और आई को प्लस कर दो, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना है तो इसके दोनों ही कंपोनेंट्स को आप प्लस कर दो। सो 10 + 10 = 20, 15 + 10 = 25, 20 + 10 = 30, 25 + 10 = 35, 30 + 10 = 40, 35 + 10 = 45। तो इस तरीके से आपका क्या निकल के आ गया, एग्रीगेट डिमांड निकल के आ गया है ना। तो इस टेबल को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। काफी बार एग्जाम में क्या होता है कि आपसे सिर्फ एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको एग्रीगेट डिमांड क्या है ये आपको पूरे अच्छे से समझाना है। फिर उसके बाद में आपको उसका ग्राफ बनाना होता है और फिर आपको उसकी टेबल बनानी होती है। अब ग्राफ यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो ग्राफ मैं आपको बना के बता देती हूँ। सो यहाँ पे क्या होता है, वापस वही चीज, क्या करना है हमें, सबसे पहले ओरिजिन, ठीक है, y एक्सिस और ये x एक्सिस। ओके, इनकम कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो इनकम को हम कहां से स्टार्ट कर देंगे, यहां से, ये। सो as कर दो या इज इक्वल्स टू y कर दो। ठीक है, एडी कहां से, कंजम्पशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। ओके, सो यहाँ पे जब भी आप मार्क करोगे तो यहाँ पे सपोज यहाँ 10 आ रहा है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। ऑलराइट, सो ये आ जाता है आपका एडी। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना के भी शो कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट का अगर आपको इसको लेना है तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कांस्टेंट कर दो, ये आपका आई हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया ये। और जब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करोगे तो एडी आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में, अभी फिलहाल आपको यहाँ तक इसको समझना है। ठीक है, सो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे एएस इज इक्वल्स टू एडी है। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ये आपका इनकम है। ओके, सो इस तरीके से आपको ग्राफ बना के शो करना है। सो यहाँ पे मैंने आपको एडी क्या है ये समझा दिया, टेबल के फॉर्मेट में समझा दिया, एज वेल एज जो ग्राफ है उसके फॉर्मेट में भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलिए। सो 2 situations are studied along with this। अब जब अपन एडी और एएस अप्रोच पढ़ते हैं ना, तो इसके साथ में 2 situations अपन पढ़ते हैं। अब कौन कौन सी है ये 2 situation, इसको जरा देखिए। सो व्हेन एएस इज मोर देन एडी, अब बिल्कुल क्लियर, इसको लॉजिक के साथ में, इसके साथ में प्ले कीजिएगा। ठीक है, व्हेन एएस इज मोर देन एडी, जब सप्लाई, टोटल सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। ठीक है, सप्लाई ज्यादा हो रही है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड इतनी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर को लॉस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा लॉस है ये प्रोड्यूसर के लिए, कि भाई अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये मार्कर प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैंने प्रोड्यूस कर दी 50 यूनिट्स, लेकिन डिमांड सिर्फ कितनी क्रिएट हुई, सिर्फ 10 यूनिट्स की डिमांड क्रिएट हुई, तो ये मुझे लॉस होगा कि नहीं होगा। मेरा जो प्रोडक्ट है वो तो मार्केट में ऐसे ही कैसे ही पड़ा हुआ है, मेरे पास में स्टॉक में ऐसे कैसे ही पड़ा है, उसकी कोई डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही, तो ये तो मेरे लिए क्या है बच्चों, लॉस की सिचुएशन है। सो अंडर दिस सिचुएशन द एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड। अब इस सिचुएशन में क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से इकोनॉमी में, ड्यू टू विच द प्रोड्यूसर इज लेफ्ट विद द स्टॉक which is unsold। अब इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोड्यूसर के पास में बहुत सा ऐसा स्टॉक रह जाता है जो कि अनसोल्ड होता है, वो उसको कोई, मतलब उसको प्रोड्यूसर सेल आउट नहीं कर पाता है मार्केट में। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही है, इसलिए वो उसको सेल आउट नहीं कर पाता है। Therefore, to clear that stock, अब क्या करूंगी मैं, अगर मुझे ये मार्कर, मैंने अब इतने प्रोड्यूस कर लिए हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो पर कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना इसको, स्टॉक को क्लियर करने के लिए। So to clear the stock, the producer cuts the level of production from high to low। तो अब मैं क्या करूंगी, कि मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्शन, या तो मैं इसकी प्राइस कम कर दूंगी, या फिर मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्शन उसके अंदर मैं अपने प्रोडक्शन को कम कर दूंगी। प्रोडक्शन को कम करने के लिए क्या करूंगी मैं, क्योंकि शॉर्ट रन में है, तो एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लेबर है मेरे पास में उसको मैं अनएम्प्लॉयड कर दूंगी, और मैं उसको बोल दूंगी भैया मेरे को इतना प्रोडक्शन करना नहीं इस बार, मुझे कम से कम प्रोडक्शन करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में स्टॉक रखा हुआ है, तो आपकी अब मैं छुट्टी कर रही हूँ, मतलब आप अब ये कंपनी, ये जो फैक्ट्री है वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इससे, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से लॉस ही है। ओके,
So to clear the stock, the producer cuts the level of production from high to low so that the level of production can match with the level of demand of by the buyers and the economy. फिर क्या होगा कि जब ऐसा होगा तो मैं अब कम प्रोड्यूस करूंगी, तो अब जितनी डिमांड है उसको मैं मैच कर पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ मेरे पास पुराना स्टॉक है, थोड़ा बहुत कुछ मैं प्रोड्यूस कर दूंगी, अब जाकर के मैं कहीं ना कहीं अपनी डिमांड को सप्लाई से जोड़ पाऊंगी और फिर इक्विलिब्रियम की बात हम कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, जहां पे डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई होती है कम। एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे ज्यादा होगी और सप्लाई होगी कम, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे भी प्रोड्यूसर को ही लॉस फेस करना पड़ रहा है। कैसा लॉस है ये प्रोड्यूसर के लिए कि मैं लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, ये लॉस फेस करना पड़ रहा है। सपोज इसी मार्कर का ही ऑप्शन ले लेते हैं, अभी हमारे हाथ में और कुछ है नहीं, तो अगर इस मार्कर का ऑप्शन ले लें और सपोज करो कि मैंने सिर्फ 10 यूनिट्स बना करके मैं रुक गई, लेकिन मार्केट के अंदर मेरा मार्कर इतना डिमांड में आ रहा है, लोग इतना डिमांड क्रिएट कर रहे हैं कि 50 यूनिट्स की डिमांड क्रिएट हो रही है। अब ये तो मेरे लिए लॉस है ना कि मैं बाकी 40 लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का लॉस है जो कि प्रोड्यूसर्स फेस करते हैं जब उनकी डिमांड उनके सप्लाई के बराबर नहीं हो पाती है। सो अंडर दिस सिचुएशन द aggregate supply is less than the aggregate demand in the economy, due to which the stock with the producer is sold out and the producer suffer loss for he fails to fulfill the demand। तो प्रोड्यूसर को यहाँ पे कैसा लॉस फेस करना पड़ता है कि वो लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। Therefore, the producer plans higher level of production। अब इसके अंदर क्या होगा कि प्रोड्यूसर नेक्स्ट साइकिल के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन प्लान करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगा, है ना, सो दैट द डिमांड फॉर द मार्केट कैन बी मेट, ताकि एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? तो ये दो सिचुएशन है जो कि आपको समझना। सो सेकेंड अप्रोच हमारी कौन सी है, S = I अप्रोच। अब पहले मैं इसको आपको बता देती हूँ कि ये अप्रोच I कहां से है, ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से है। सो अभी तक अपन क्या देखते आए हैं बच्चों, AS = AD, ठीक है। AS को अपन और किस नाम से जानते हैं, मतलब AS का दूसरा नाम क्या है, AS को अपन और क्या बोल सकते हैं, सो इसको अपन इनकम कहते हैं, राइट। इनकम = AD, AD एज इट इज उतार लूंगी। अब इसको अपन करते हैं ब्रेक, इसके जो कंपोनेंट्स है वो अपन नोट डाउन करते हैं। तो बच्चों इनकम के ना हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इनकम को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो अपन करते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस और दूसरा अपन करते हैं फॉर सेविंग पर्पस, ठीक है। इनकम को हम या तो कंज्यूम करते हैं या फिर हम सेव करते हैं। चलिए ठीक है, अब आ जाइए इधर यानी कि एडी पे। तो एग्रीगेट डिमांड कौन कौन क्रिएट करता है इकोनॉमी में, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कौन कौन क्रिएट करता है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड क्रिएट करते हैं तो वो किस पर्पस के लिए करते हैं, फॉर कंजम्पशन। प्रोड्यूसर जब डिमांड क्रिएट करते हैं तो वो किस पर्पस के लिए करते हैं, फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा आई गेस। चलिए अब यहां पे सी और सी कट कर दूं, क्या रहा हमारे पास में, S = I। सो ये अप्रोच यहां से आई है, ठीक है, इजी था। अपने हाथ से जब करोगे ना, जब आप एक एक कंपोनेंट यहाँ पे लिखोगे, एक एक चीज लिखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच इस तरीके से आई है, ये था इसका डेरिवेशन। चलिए अब इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं S = I अप्रोच को। सो अंडर दिस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू द लेवल ऑफ सेविंग इन इकोनॉमी। सो इकोनॉमी के अंदर जितनी सेविंग है जब उतना ही इन्वेस्टमेंट होता है तो ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। इन अनदर वर्ड्स द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी इज इक्वल टू द टोटल सेविंग डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इन एन इकोनॉमी। सो वही दोनों सेक्टर आ जाते हैं, एक तरफ आ रहा है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरी तरफ आ रहा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। तो यहाँ पे जितना हाउस होल्ड सेव कर रहा है, प्रोड्यूसर जब उतना ही इन्वेस्ट कर देता है, तो उसको ही अपन क्या कहते हैं, S = I अप्रोच यानी कि इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको अपन। क्लियर? वापस से देखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी इज इक्वल टू द सेविंग डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। सो दोनों ही सेक्टर्स को अपन यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। द इक्वेशन ऑफ दिस अप्रोच इज डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब यही चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। AS यहाँ पे आप
y और ऐड कर सकते हो। तो इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, c प्लस एस AD, तो यहाँ पे c और c कट कर दो, आपके पास में ये s इज इक्वल्स टू I निकल के आ जाएगा। सो बाय टेकिंग c कॉमन फ्रॉम बोथ दी साइड्स वी गेट द इक्वेशन s इज इक्वल्स टू I इन द रिलेशन विद द इनकम। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एएस को समझने के लिए आप लोगों के लिए एक टेबल है, ठीक है। सो यहाँ पे भी अपन इस टेबल को अच्छे से समझेंगे। इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है और एएस गिवन है। सो अगर अभी तक आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझी हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर पता लगा दोगे कि यार ये तो बिल्कुल अभी तक जो अपन बात कर रहे थे वही है। कैसे? अभी अपन ने क्या बोला है कि एएस को ही अपन क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी इनकम गिवन है, वही आपका एएस है उधर। क्लियर? साथ ही में हमने क्या देखा है कि कंजम्पशन, सॉरी हाँ कंजम्पशन, ओके, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एएस, तो इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास में एएस निकल के आ जाएगा, सी प्लस एस। -5 10 20 25 + 5 30 30 + 10 40 35 + 15 is 50। ठीक है, इस तरीके से आपका जो आपकी इनकम है वो आपके एएस से बिल्कुल बराबर है। तो बिल्कुल टफ टेबल थी नहीं, बस इजी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको और क्लियर करने के लिए टेबल यहाँ पे दी गई है, तो जो मुझे लगता है हो गए होंगे, राइट। So the saving and the investment can further be classified as ex ante and ex post। अब यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो और तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक होता है ex ante और एक होता है ex post। क्या होते हैं दोनों चीजें अपन जरा देखते हैं। ex ante सेविंग देखते हैं पहले अपन। So this type of saving can also be called as desired saving। देखो ex ante ये ANTE है, ठीक है, it's not I, it's E। सो इसको अपन डिजायर्ड सेविंग भी कह सकते हैं या फिर प्लान्ड सेविंग भी कह सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक ईयर में कितना इच्छुक हैं हम सेव करने के या कितना हम प्लान कर रहे हैं सेविंग के, तो वो एक्स एंटे। एक्सपोज्ड क्या होता है कि हमने एक्चुअल में कितनी करी है। भाई हम प्लान कर रहे हैं 50,000 सेव कर लेंगे लेकिन एक्चुअल में तो सिर्फ 30,000 हुए, तो एक्स एंटे कितनी है 50,000 और एक्सपोज्ड कितनी है 30,000। ठीक है, नाउ it refers to the level which is planned by the people to save in an economy for a period of 1 year। so ये वो लेवल होता है जो कि लोग प्लान करते हैं कि वो इतना सेव करेंगे एक साल के अंदर। एक्सपोज्ड सेविंग क्या होती है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्चुअल सेविंग। अब एक्चुअल सेविंग हमने कितनी करी है वो अपन कहते हैं एक्सपोज्ड। ओके, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज एक्चुअली सेव्ड। अब ये वो अमाउंट होता है जो कि एक्चुअल में सेव किया गया है by the people of a country in an economy for a period of 1 year। It is helpful in the calculation of national income। अब national income की calculation में क्या काम आता है? ex post saving काम आती है, जो actual saving होती है वो काम आती है। ठीक है, ex ante savings काम नहीं आती है। इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल इसी तरीके का है। इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज डिजायर्ड और प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है या फिर वो इच्छुक है कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर देगा, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर एक साल में। Therefore, it can also be called, इसको अपन और किस नाम से जान सकते हैं? डिजायर इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। बट इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके अंदर अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होता है। ओके, एक्सपोज्ड क्या है? वही जो एक्चुअल में प्रोड्यूसर कर रहा है इन्वेस्टमेंट, उसको अपन एक्सपोज्ड कहेंगे। सो इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज एक्चुअली डन बाय द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको अपन और किस नाम से जान सकते हैं बच्चों? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नाम से भी इसको अपन जानते हैं। अब इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती है, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। सो इट इंक्लूड्स बोथ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे जैसे अपन ने एएस इज इक्वल्स टू एडी के साथ में दो सिचुएशन अपन ने पढ़ी थी, वैसे ही सेम यहाँ पे भी अपन दो सिचुएशंस अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस अप्रोच ऑल्सो स्टडीड with the two situation which are when S is more than I। जब सेविंग ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से, जब लोगों ने पैसा ज्यादा इकट्ठा कर लिया लेकिन प्रोड्यूसर उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सो इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर पीपल टेंड टू सेव मोर टू देन टू द इन्वेस्ट। तो ये वो सिचुएशन होती है जहां पे लोग सेविंग ज्यादा कर लेते हैं और इन्वेस्ट इतना नहीं हो पाता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर एक्सपेंडिचर फॉल्स। अब सेविंग्स जब ज्यादा हो गई तो क्या हो गया?
कि जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया। आज अगर मेरे पास में 100 रुपए हैं, 100 रुपए से 80 रुपए मैंने सेव कर लिया, तो मैं एक्सपेंडिचर सिर्फ कितने का कर पाऊंगी, 20 रुपीज का, राइट। वही अगर मेरे पास वही 100 रुपए हैं और सेविंग मैंने सिर्फ 50 रुपीज की करी, तो मैं एक्सपेंडिचर में कितने का कर पाऊंगी, 50 रुपीज का। एक और सिचुएशन ले लो, अब अगर वही 100 रुपए मेरे पास में और मैंने 20 रुपीज सेव कर लिया, अब मैं एक्सपेंडिचर कितना कर पाऊंगी, 80 रुपीज का, है ना। तो जब सेविंग्स ज्यादा हो जाएंगी तो खर्चा जो है, जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। सो इट इज सच द सिचुएशन इन विच द मोर एक्सपेंडिचर फॉल्स ड्यू टू द राइज इन द सेविंग देन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। Therefore, the producer is left with unwanted stock। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर, क्योंकि लोग अब एक्सपेंडिचर करने की नीति नहीं रख रहे हैं, वो सेव करने की रख रहे हैं, तो प्रोड्यूसर के पास में जो भी अनवांटेड स्टॉक है वो इकट्ठा होता जाएगा। ओके, टू हैंडल दिस सिचुएशन, अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए द प्रोड्यूसर नाउ प्रोड्यूसेस लेसर आउटपुट। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, लेस आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि लोग इतना खरीद नहीं रहे हैं, इतना डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये सिचुएशन वही वाली हो गई जहां पे एग्रीगेट डिमांड कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से, डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। ओके, तो इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सो टू प्रोड्यूसर यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सो दैट द सेविंग कैन बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, ताकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो पाए। सो इन अनदर वर्ड्स इट इज अ सिचुएशन इन विच द मोर एक्सपेंडिचर फॉल्स नहीं होगा, यहाँ पे राइज होगा ड्यू टू फॉल इन द सेविंग देन द इन्वेस्टमेंट। ओके, the producer has a surplus stock left and he suffers a loss due to not meeting the demand। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोड्यूसर के पास में ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रहेगा क्योंकि वो लोगों की यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई डिमांड काफी ज्यादा है सप्लाई से। तो अब प्रोड्यूसर के पास में स्टॉक ज्यादा बनाएगा क्योंकि वो लोगों की डिमांड को मैच नहीं कर पा रहा है। सो टू हैंडल दिस सिचुएशन द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा सो दैट वो डिमांड के इक्विवेलेंट हो पाए। ओके, सेविंग कैन बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। क्लियर? चलिए अब अपन आ जाते हैं मल्टीप्लायर एंड प्रोसेस पे। मल्टीप्लायर प्रोसेस पे अपन आ जाते हैं, तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगी, वो ये है, ऑलराइट, सो हमने बात करी थी कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो कैसी होती है बच्चों को, परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि जितनी जैसी डिमांड होगी इकोनॉमी के अंदर वो अपने आप को उस अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकती है। अब ये पूरा का पूरा प्रेशर किस पे पड़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड पे पड़ जाता है कि वो इक्विलिब्रियम इनकम तक वो पहुंचे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक वो पहुंचे। अब होता ये है, अभी तक अपन ने क्या देखा था कि जैसे सपोज करो कि ये है हमारी ASY, ठीक है, इज इक्वल्स टू Y, ये है हमारी AD, ठीक है, AD मान लेते हैं इसको, AD। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम। इन्वेस्टमेंट की अगर अपन बात करें तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट। ओके, अब क्या है कि अब जैसे अगर ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट ना हो, इस इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ा दिया जाए, इस इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ा दिया जाए और चेंज इन इन्वेस्टमेंट लेके आया जाए तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट कोई भी प्रोड्यूसर बढ़ाता है तो इन्वेस्टमेंट से काफी गुना ज्यादा उसकी इनकम बढ़ती है। जैसे सपोज करो, मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि आप किसी शॉप में गए, ठीक है, वहां पे आपने जाकर के देखा कि यार इतना अच्छा इंटीरियर वगैरह नहीं है, तो आपने अपना मन बदल दिया कि यार यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी है। अब 6 महीने बाद में वापस उस रास्ते से गुजर रहे थे और आपने देखा कि यार ये नई दुकान खुली है, फिर आप गए, आपने देखा कि यार ये तो नई नहीं है, ये तो वही दुकान है जिसमें आप पहले आए थे। फिर आप वहां पे गए हो, अंदर आपने देखा है, आपने वहां पे पैसे खर्च किए, आपने वहां से सामान खरीदा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि प्रोड्यूसर ने जैसे ही उस दुकान में इन्वेस्ट किया, है ना, वैसे ही उसकी इनकम भी जनरेट हुई। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले आपने वहां से कुछ नहीं खरीदा था, अब 6 महीने बाद में आपने वहां से कुछ ना कुछ खरीदा, यानी कि उसकी इनकम तो जनरेट हुई है। तो क्यों हुई है? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इकोनॉमी के अंदर जो इनकम होती है, जो टोटल आउटपुट होता है, वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अब इसको मैं जरा आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी बच्चों, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ED'। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सो C प्लस I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो पहले अपना इक्विलिब्रियम ये था और इस इक्विलिब्रियम पे ओके, सो पहले अपना इक्विलिब्रियम ये था और इस इक्विलिब्रियम पे ये आपकी क्या हो रही थी,
ये आपकी ओपी, ये इनकम थी, ठीक है। अब जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो वैसे ही इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो गया, ये देखिए अब इनकम कितनी हो गई, ये हो गई इनकम। इन्वेस्टमेंट कितना सा बड़ा है, सिर्फ इतना सा, ओके सिर्फ इतना सा इन्वेस्टमेंट होने से इनकम इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। और जब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो तो आपको ये वाला इन्वेस्टमेंट वाली आप हटा दें यहाँ से, ठीक है। अब इसको मैं वाइट में, ऑलराइट। सो इस तरीके से आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका नया एडी बन जाता है जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो। और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी इफेक्ट को अपन मल्टीप्लायर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। किस इफेक्ट के नाम से जानते हैं बच्चों, मल्टीप्लायर इफेक्ट। कि हमने इन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ इतना सा बढ़ाया लेकिन उससे इनकम हमारी काफी अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है, ओके। अब जरा इसको अपन स्टडी करते हैं, चलिए। सो इट इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट मल्टीप्लायर। इसको अपन और किस नाम से जानते हैं बच्चों, आउटपुट मल्टीप्लायर नाम से भी जानते हैं। एंड रेफर्स टू द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है वेयर इन नंबर ऑफ टाइम्स बाय व्हिच द इंक्रीजेस इन आउटपुट इज एक्सीड। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आपका आउटपुट था, आउटपुट ज्यादा बढ़ा है ना, यहाँ पे इनकम कह लो, आउटपुट कह लो, जीडीपी कह लो, इट्स द सेम थिंग। सो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटपुट जो है आपका, वो आपका काफी ज्यादा है, किससे, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो यही चीज बोली है, द नंबर ऑफ टाइम्स बाय व्हिच द इंक्रीज इन द आउटपुट इज एक्सीडेड बाय इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। अब इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है और इसको निकालने के ना 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। पहला तो क्या है, अच्छा मल्टीप्लायर को अपन कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज करने से इनकम में कितना चेंज हुआ। पहला तो आपका क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा आपका फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, MPC से ही रिलेट करता है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हो गया इसका k इज इक्वल्स टू 1/MPS, और जहां MPC होता है वहां MPS भी होता है। तो ये इसके 3 फॉर्मूले मैंने आपको समझाए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चंस जब बनते हैं एग्जाम के अंदर तो तीनों फॉर्मूले में से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था बड़े ही डिटेल में, मैंने आपको टेबल के थ्रू और हर चीज मैंने आपको बताई थी। अब उतना टाइम अपन यहाँ पे समरी में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है, बस ये निकालने के लिए कि भाई कितना मल्टीप्लायर है। तो आप ये देख सकते हो कि चेंज इन मतलब आपकी इनकम सॉरी आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपकी इनकम पे कितना पड़ रहा है, ठीक है। फिर 1/1 माइनस MPC, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और फिर k इज इक्वल्स टू 1/MPS, क्लियर। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल। अच्छा अब जरूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट वो बढ़े, कम भी हो सकता है। अब जैसे अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा, ठीक है, इनकम भी कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। So, in other words, it refers to the total increase or decrease in the level of output due to increase or decrease in the investment respectively. K, अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, K is equals to change in output or income. So, change in income upon change in investment. ये इसका फॉर्मूला है, clear? Relationship of multiplier with marginal propensity to consume. अब multiplier का relation MPC से क्या है ये आपको समझाना है। सो यहाँ पे मल्टीप्लायर और एमपीसी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एमपीसी बढ़ती है, यानी कि एमपीसी क्या है, एमपीसी मतलब क्या होता है, सो इट्स अ रेट। जब आपकी इनकम में चेंज होता है, कंजम्पशन है वो किस रेट से हो रहा है। इनकम जब हमारी बढ़ी है, पहले इनकम कम थी अब इनकम बढ़ी है, तो हमारा कंजम्पशन भी कम से ज्यादा ही होगा ना। तो इसी ये जो जिस चेंज से रेट हो रहा है उसको अपन एमपीसी कहते हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि अगर मल्टीप्लायर बढ़ता है तो एमपीसी भी बढ़ता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर एमपीसी बढ़ रही है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, अगर एमपीसी कम हो रही है तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। ये रेट अगर कम हो रही है तो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कम होगा, ये रेट अगर बढ़ रही है तो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बढ़ेगा। Okay, so the relation of K with MPC is proportionate relationship, which means with the increase in the value of MPC, अगर MPC बढ़ती है, जैसे 0.8 है, 80 है ना, यानी कि 80% या 20% है, ठीक है,
तो एमपीसी चाहे कुछ भी हो, अगर एमपीसी बढ़ती है 20% से 80% हो गई तो आपकी मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, मतलब आपकी इनकम उतनी और ज्यादा बढ़ेगी। The value of K also increases with the fall in the value of MPC. Okay, the value of K also decreases, और जब MPC की वैल्यू कम होगी तो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कम होगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब इसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है ये भी जरा देख लीजिए। सो विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इकोनॉमी में जैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि इकोनॉमी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट हुआ, और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हाथों हाथ किसी की क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। और ये तय होता है एमपीसी के थ्रू कि कोई व्यक्ति जब जिसकी कोई इनकम बन चुकी है, उस अपनी टोटल इनकम में से एमपीसी को ध्यान में रखते हुए वो कितना पोर्शन कंज्यूम करेगा और कितना पोर्शन सेव करेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज करो हम यहाँ पे एमपीसी अज्यूम करके चलते हैं कितनी, तो अपन यहाँ पे एमपीसी अज्यूम करके चलते हैं 0.5, यानी कि जितनी भी जो भी इनकम होगी उसका 50% क्या कर दिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इनकम पहले इन्वेस्टमेंट हुआ 100 का, ठीक है, रुपीज, अपन रुपीज के हिसाब से लेके चलते हैं, रुपीज करोड़ जो भी आपको लेना है। ठीक है, सो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे जब ₹100 का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया था कि हाथों हाथ किसी की क्या बन जाता है, ये इनकम बन जाता है। अब जब ये किसी की इनकम बन गया तो इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, फॉर कंजम्पशन एंड फॉर सेविंग। अब कंजम्पशन कितना करना है, इसका 50%, यानी कि इसका 50% क्या होगा, कंज्यूम होगा, और 50% इसका क्या होगा, सेव होगा। हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है इस कंजम्पशन पे, क्योंकि जब कंजम्पशन करते हैं तो हम किसका करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का, और गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं। तो जब हमने उन गुड्स को खरीदा तो वो किसकी, अगले की क्या बन गया, इनकम बन गया। तो ये 50 रुपीज किसी और की क्या बन गए बच्चों, इनकम बन गए। तो ये 50 रुपीज किसी की, दूसरे पर्सन की इनकम बन गया। अब ये भी क्या करेगा कि इस 50 रुपीज का 0.5 यानी कि वापस से 50%, यानी कि 25 करेगा कंजम्पशन में और 25 करेगा ये सेव। फिर ये कंजम्पशन करेगा तो वापस से ये क्या बन जाएगा, किसी अगले की इनकम बन जाएगा, है ना, ये किसी अगले की इनकम बन जाएगा 25 सॉरी। फिर इसका 50%, और इसी तरीके से क्या होता है, इसी को अपन मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। फिर आप देखोगे कि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट था इससे काफी गुना ज्यादा इनकम बन गई है। ठीक है, इससे काफी गुना ज्यादा इनकम बन चुकी है। अब सिंपली अगर आपको निकालना हो कि मल्टीप्लायर, जैसे अभी अपन ने देखा फॉर्मुलेज, 3 फॉर्मुलेज देखे थे, उसमें से अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, अगर अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करके सिर्फ ये निकालना है कि भाई मल्टीप्लायर इसके अंदर क्या है, इस वाली टेबल के अंदर, तो हमें पता है कि हमारा MPC कितना गिवन है अपने 0.5, और इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है, 100 का। तो K यानी कि मल्टीप्लायर निकालना है अपन को 1/1 माइनस 0.5। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 2, यानी कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी ट्वाइस हमारी इनकम हो जाएगी। क्लियर? अगर हमने इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का किया है तो हमारी इनकम ऐसे ऐसे इसी फॉर्मेट से जनरेट होते 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 कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी बच्चों, 200 इनकम यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, कि इन्वेस्टमेंट तो किया हमने बिल्कुल इतू सा, लेकिन उससे इनकम हमारी कितनी हो गई, डबल हो गई। और डबल क्यों हो गई, क्योंकि हमारा मल्टीप्लायर यहाँ पे 2 आया है। अगर ये 0.5 ना होकर के 0.8 होता, यानी कि 80% होता, तो हो सकता है हमारा यहाँ पे अलग आता। ठीक है, फिर हमारा मल्टीप्लायर यहाँ पे 5 आ जाता। तो ये चीजें यहाँ पे डिफरेंट होती, यानी कि 100 का 5 गुना इनकम बढ़ गई। अगर यहाँ पे होता आपके 0.8, तो यहाँ पे भी आपका 0.8 होता और मल्टीप्लायर यहाँ पे 5 आ जाता, तो यानी कि हमारी इनकम इस पॉइंट पे कितनी जनरेट होती, 500। कि जो भी इन्वेस्ट किया था उसका 5 गुना इनकम बढ़ी है। इस तरीके से जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो वर्क करता है। क्लियर? ऑलराइट, अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि जब अपना यहाँ पे MPC, जो रिलेशनशिप अपन यहाँ पे देख रहे थे ना, कि जब अपना MPC कितना था 0.5, तो मल्टीप्लायर इस पॉइंट पे कितना आया, ये आपका अगर MPC है तो इस पॉइंट पे आपका मल्टीप्लायर कितना आया था, 2। जब आपका MPC बढ़ गया यानी कि 0.8 हो गया, यानी कि 80%, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर भी बढ़ गया। तो ये चीज अभी यहाँ पे आगे बताई थी
that with the increase in the value of MPC, the value of K also increases, यानी कि मल्टीप्लायर भी इस सिचुएशन में बढ़ेगा. ठीक है, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. ओके, alright, so with the change in the level of investment, the producer will have a greater capital to invest and can produce more output. तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाता है, मतलब और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होता है. As the level of output increase, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, the producer can sell more output. With the selling of more output, the producer can earn more. तो इससे होगा क्या कि वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बेच पाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा. सिर्फ किस वजह से? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया. तो जैसे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बेच पाएगा. ठीक है. To increase the production, producer hire more labor and make them work more so that they can also earn. तो आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए और इससे लेबर भी अर्न कर पाए. With the change in the level of income, अब यहाँ पे जो लेवल ऑफ इनकम है वो चेंज हो जाएगा. There is a change in the level of consumption. अब लोग अर्न कर पा रहे हैं, उनकी इनकम चेंज हो पा रही है, तो वो कंजम्पशन लेवल भी उनका चेंज होगा. ठीक है. अब लोगों का कंजम्पशन लेवल चेंज क्यों होगा? क्योंकि उनके पास में अब ज्यादा पैसा आ रहा है. ड्यू टू विच दे स्पेंड मोर फॉर द कंजम्पशन, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन पे स्पेंड करेंगे. This process goes on as they spend more on consumption, which increases the income level. अब ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता हुआ आएगा कि जैसे जैसे कंजम्पशन लेवल पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाएगा, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है तो उससे होगा क्या? कंजम्पशन पे खर्चा करने का मतलब अगले की इनकम का बढ़ना. राइट. सो द प्रोसेस गोज ऑन एज दे स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन, which increases the income level of another person. आज अगर मेरे पास में मैंने पैसे अर्न करे, ठीक है, मेरे पास सैलरी आई और मैंने मार्केट में जाके एक पर्स खरीद लिया, तो जो भैया पर्स बेच रहे हैं उनकी तो इनकम हो गई ना. मैंने उनको पैसे दिए क्योंकि मैंने पर्स खरीदा, उनके लिए वो इनकम क्रिएट हो गई. ठीक है. So level of income for the another person and the consumption level of that person also increases. और मेरा भी यहाँ पे consumption level बढ़ गया और उनकी इनकम भी यहाँ पे बढ़ गई. तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है. अगर आपको इस टॉपिक को और भी ज्यादा डेप्थ में समझना है तो इसका एक सेपरेट वीडियो है, आप उसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे इस चैप्टर का जो समराइज वर्जन है, जो समरी है, वो पूरी तरीके से होती है कंप्लीट. इसके बाद में भी अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपको नहीं समझ में आई है, सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.